हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 13th जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, इट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट हैपेंड, हरिद्वार में जो धर्म संसद हुआ था और जिसमें हेट स्पीच दी गई थी। अच्छा, हम लोग उसको हेट स्पीच नहीं टर्म कर सकते, रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया में हेट स्पीच को लेकर कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है और अभी तक कोर्ट में लोगों ने पिटीशन फाइल करी है। अभी तक कोर्ट ने प्रनाउंस नहीं किया कि वो स्पीच कैन बी टर्म्ड हेट स्पीच और नॉट, बट इन अ इनफॉर्मल टर्म वी कैन से दैट। और उसको उस इंसिडेंट को लेकर बहुत सारे लोगों ने केस भी फाइल किए, एक पर्सन को अरेस्ट भी किया गया, बाद में फिर उसको रिलीज भी कर दिया गया। ओके, सो व्हाट हैपेंड, जब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पिटीशन गई अबाउट द हेट स्पीच दैट हैपेंड इन द इवेंट इन द सिटी ऑफ हरिद्वार एंड द नेम ऑफ द इवेंट इज धर्म संसद। उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड उत्तराखंड कि आपने क्या स्टेप लिए जो हेट स्पीच का इंसिडेंट हुआ, जहां पर इंसाइट किया जा रहा था पब्लिक को कि आप वायलेंस करें, आप वेपनाइज्ड हो और माइनॉरिटीज को यहां से भगाया जाए या एलिमिनेट किया जाए। आपने क्या स्टेप लिया? आपने अभी तक एक भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया। आज इसको हेट स्पीच रिलेटेड भी आज एडिटोरियल भी है, उसको अपन पढ़ेंगे, बट उसका थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। एंड वो थोड़ा सा हेट स्पीच कनेक्टेड करता है कि हमारे इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है हेट स्पीच को लेकर, हम लोग क्यों किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर पाते अगर कोई हेट स्पीच देता है तो। ठीक है, उस चीज को लेकर है। चलो, सो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है टू द गवर्नमेंट, और जो पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कपिल सिब्बल एंड इंदु मल्होत्रा, उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि इस टाइप के इवेंट जो है वो रुक जाने चाहिए, क्योंकि 21 जनवरी को भी एक इवेंट है धर्म संसद, एंड दैट्स हैपनिंग इन द सिटी ऑफ अलीगढ़ इन उत्तर प्रदेश, और ये इलेक्शन वाले स्टेट्स में हो रहे हैं। तो हो सकता है कि वायलेंस इंसाइट हो एंड पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, रूलिंग गवर्नमेंट बेसिकली डायरेक्टली बोल सकते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो अपने बेनिफिट के लिए इन द इलेक्शन ये सारी चीजें इंसिडेंट करवा सकती है। ओके, सो वही चीज बोला गया। तो अभी उन्होंने बोला था कि आप मंडे को लिस्ट डाउन कर दो ये केस को, इस केस की हियरिंग सुनाओ, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो मंडे को तो हम नहीं बोल सकते, बट आप ऐसा करिए, आप सबॉर्डिनेट्स के पास जाइए और सबॉर्डिनेट से पूछिए कि भैया ऐसे इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं। So that's what Supreme Court did. Second news, it's about the economics. So what happened? इंडिया में लास्ट मंथ जो इन्फ्लेशन बढ़ी, रिटेल इन्फ्लेशन, वो कितने परसेंट से बढ़ी? 5.59% से। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन 5.59% से बढ़ गई इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। ठीक है, अब रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब कि डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट मिला उसमें कितना प्राइस का इंक्रीज हुआ। मतलब जैसे कि आपको दिसंबर 2020 में अगर कोई चीज 100 रुपए की मिलती थी, कोई भी आइटम 100 रुपए का मिलता था, तो इन दी मंथ ऑफ दिसंबर 2021 वो आपको 105.59 रुपीज का मिलेगा। तो इससे क्या पता लगा कि हमारा रिटेल इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हुआ। और रिटेल इन्फ्लेशन किस पे कैलकुलेट होता है? आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। अगर हमें होलसेल इन्फ्लेशन निकाला है तो किस पे कैलकुलेट होगा? होलसेल प्राइस इंडेक्स पर, डब्ल्यूपीआई पर। तो रिटेल इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड ऑन दी सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई पर आपका होलसेल इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने, हमने न्यूज पढ़ी थी डे फॉर यस्टरडे अबाउट दी सुप्रीम कोर्ट विल कॉन्स्टिट्यूट द पैनल which will probe in the incident about the prime minister security breach that happened in the फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट को भी मना किया था कि आप अभी पैनल मत बनाइए, कमेटी मत बनाइए, क्योंकि हम कमेटी बनाने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, 5 मेंबर्स का पैनल बनाया है उन्होंने, एंड उस पैनल की जो हेड होंगी वो इंदु मल्होत्रा होंगी। अच्छा, यहां पर मैंने इंदु मल्होत्रा का नाम लिया था, तो दैट्स नॉट इंदु मल्होत्रा, इट्स इंदिरा जयसिंह। ओके, इंदु मल्होत्रा इज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। मूविंग फर्दर, सो यही बताया गया कि अभी कोविड-19 का जो डेटा सामने आ रहा है वो अभी पीक पर है, मतलब थर्ड वेव जो है पीक पर आ चुकी है। सो देयर आर चांसेस, हमें डेटा से हम लोग ऐसा स्पेकुलेट कर सकते हैं कि अब जो केसेस हैं वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पीक के बाद फिर डिक्लाइन होगा, ली वर्ड आएगा ना, तो डिक्लाइन होना केसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही चीज बताया गया।
कि मतलब एक ऐसी न्यूज़ है जिससे हम लोग एक अंदर अपने अंदर बेसिकली ये बोल सकते हैं कि भैया के केसेस जो हैं वो डिक्रीज होने वाले हैं, बट वी डोंट नो द फ्यूचर, वी डोंट नो दी किस टाइप के वेरिएंट्स और आने वाले हैं। और ओमिक्रॉन वेरिएंट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफेबल है, कम्युनिकेबल है बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली टू दी अदर वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट। बट हाँ डेंजरस नहीं है, डेडली नहीं है, कंपेयर किया जाए माइल्ड सिम्टम्स दिखा रहा है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो बताया गया, सो एकेडमिक काउंसिल ऑफ जेएनयू, जो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसकी जो एकेडमिक काउंसिल है उसने डिसीजन ले लिया है कि फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन जवाहरलाल नेहरू या जेएनयू में जो एडमिशन्स होंगे वो सीयू सीईटी की तरह होंगे, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके थ्रू आपका एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है। एंड डीयू में जो पहले होता था एडमिशन, वो मेरिट की बेस पे होता था, आपके 12th में जो मार्क्स आए उस बेसिस पे आपकी लिस्ट बनती थी एंड आपका एडमिशन होता था। बट अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सीयूईटी कराएगी, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। अब उसमें जवाहरलाल नेहरू जेएनयू के एकेडमिक काउंसिल ने भी डिसीजन लिया है कि भाई जेएनयू में भी एडमिशन ना कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट के थ्रू ही किया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही किया जाएगा। ओके। सो उसी चीज को लेकर बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो भाई जेएनयू जो कि ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी थी, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, उसका खुद के पास पावर है, अपना पेपर बना सकती है, अपने पेपर को चेक कर सकती है, बट बाय दिस एग्जामिनेशन जेएनयू अपनी ऑटोनोमस की जो पोजीशन है वो खोजेगी। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्लैट भी होता है, तो क्लैट भी इट्स एडमिशन एग्जामिनेशन टू द नेशनल यूनिवर्सिटीज। बट जितनी भी एनएलयूज है इंडिया में वो सब ऑटोनॉमस है, मतलब वो खुद पेपर सेट करते हैं सेमेस्टर्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वो खुद चेक करते हैं वो लोग। सो जो एलिगेशन लगाए गए वो गलत मतलब ऑटोनॉमस तो नहीं हो पाएगा, ऑटोनॉमस पे ब्रीच तो नहीं आएगा, बट हाँ ये हो सकता है कि जितनी अनॉमिटी मिल रखी थी, ऑटोनॉमसिटी मिल रखी थी, वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एमिकस क्यूरी, एमिकस मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, से पूछा कि भैया मार्शल लॉ को लेकर मैराइटल रेप को लेकर करना क्या है। तो एमिकस क्यूरी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बहुत सिंपल सी बात बोली। उन्होंने बोला कि जब तक इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज में ये नहीं लिखा जा सकता, जब तक ये नहीं लिखा जाता कि हस्बैंड विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द रेप, तो फिर हम लोग हस्बैंड को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में अंडर द सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच क्रिमिनलाइज रेप, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है, दैट इज हस्बैंड, कि अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप में नहीं आएगा, चाहे वो फोर्सफुली हो। हाँ, एक कंडीशन है कि वाइफ शुड बी अबव द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो एमिकस क्यूरी ने दिल्ली हाईकोर्ट को यही बोला है कि भाई देखो, जब तक लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाता हम लोग हस्बैंड को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते मैराइटल रेप के लिए, क्योंकि इंडिया में मैराइटल रेप इट्स नॉट अ रेप। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द स्टेट न्यूज, सो अगेन, सो महाराष्ट्र में हुआ क्या, अभी कोवैक्सीन की जो कोवैक्सीन जो है उसकी डोजेस की शॉर्टेज होने लगी, क्योंकि अब बच्चों को भी लग रही है फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18, एंड ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी थोड़ी सी शॉर्टेज है कोवैक्सीन डोजेस की। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि हमें 40 लाख डोजेस की और ज्यादा जरूरत है, तो उन्होंने 40 लाख डोजेस मांगे हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, यहाँ पर कुछ महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स के स्कूल्स, मतलब यहाँ बोल सकते हैं सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि महाराष्ट्र स्टेट में सारे स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे ड्यू टू दी फियर ऑफ कोविड-19, है ना। अब उसी चीज को लेकर जो सेमी अर्बन एरियाज एंड जो रूरल एरियाज हैं, वहां के टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा अपना दुख जाहिर किया, यहां बोल सकते हैं थोड़ा सा उन्होंने इस ऑर्डर पर उनका एग्रीमेंट नहीं था। उनका रीजन ये था कि देखो, अभी जो कोविड-19 है वो अर्बन एरियाज में है, मुंबई में है, पुणे में है, नागपुर में है, बट रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज लाइक गढ़चिरौली, तो वहां पर इतना फियर नहीं है कोविड-19 का,
वहां पर कोविड-19 है भी नहीं, फियर की बात तो छोड़ो, वहां वहां कोविड-19 है नहीं। तो आपने जो पूरे महाराष्ट्र के ऊपर इंपोज कर दिया ये ऑर्डर, ये गलत किया। वैसे ही वहां के बच्चों की एजुकेशन और 2 साल से खराब हो रही है, और आप और रिस्ट्रिक्शंस लगाकर स्कूल्स में और खराब कर रहे हो। उन्होंने फिर एक क्वेश्चन भी पूछा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स ने बोला है वहां की, कि अगर ये बताओ, अगर मुंबई में केसेस अगर घट, मान के चलते हैं कि हमारे एरिया में केसेस कोविड-19 का बढ़ गया, तो क्या पूरे महाराष्ट्र में आप स्कूल्स पे बैन लगा दोगे? तो जब आप हमारे सिटी में, सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरिया में अगर कोविड-19 केसेस निकलते हैं, तब आप पूरे महाराष्ट्र के स्कूल्स को बंद नहीं करते। तो अभी अर्बन एरियाज में कुछ स्पेसिफिक सिटीज में केसेस निकल रहे हैं, तो हमारे सिटी को आप क्यों बंद कर रहे हो? हमारे स्कूल्स को क्यों बंद कर रहे हो? मूविंग फर्दर, सो वेस्ट बंगाल में जो गंगा सागर मेला होने वाला है ऑन दी 15 जनवरी, जिस दिन मकर संक्रांति होती है, उसी दिन जो बेसिकली डिवोटीज होते हैं वो डिप लेते हैं गंगा में। एंड जो गंगा सागर है, मेला है, वो बेसिकली आपका सागर आइलैंड पे होता है, सागर द्वीप जिसको बोल सकते हैं, सागर द्वीप, है ना। एंड सागर आइलैंड भी आइलैंड में हिंदी को द्वीप बोलते हैं, तो सागर द्वीप भी बोल सकते हो आप, सागर आइलैंड भी बोल सकते हो, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। एंड वहां पर गंगा जो है वो मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो वो लास्ट लास्ट एक बोल सकते हैं कि लास्ट प्लेस है जहां पर गंगा गंगा कहलाती है, उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाएगी। और उसी चीज को लेकर मकर संक्रांति पर बहुत सारे डिवोटीज जो हैं, और मकर संक्रांति की हम बात करें तो मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर का हमारा न्यू ईयर है, ठीक है। जैसे कि अभी हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो जॉर्जियन कैलेंडर है, या हम लोग बोल सकते हैं सीजियर कैलेंडर है ना, क्योंकि हम लोग जूलियस सीजर के बेसिस पर ये कैलेंडर बना था, और जॉर्जियन कैलेंडर ही बोलते हैं बहुत सारे लोग भी। सो जॉर्जियन कैलेंडर और सीजर कैलेंडर को हम लोग फॉलो करते हैं, तो 1 जनवरी इज अ न्यू ईयर। बट अकॉर्डिंग टू दी इंडियन कैलेंडर, शाका जिसको हम बोलते हैं, और नेशनल कैलेंडर है इंडिया का शाका, ठीक है, शाका कैलेंडर। लोग लोग शाका संवत बोलते हैं, जैसे विक्रम संवत होता है वैसे ही शाका संवत है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विक्रम संवत इज आवर नेशनल कैलेंडर, नो, सो इट्स शाका संवत। तो शाका संवत इज आवर नेशनल कैलेंडर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैलेंडर हमारा जो न्यू ईयर है वो 1 जनवरी से, वो मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है। तो डेज डिफर करते रहते हैं, ठीक है, जॉर्जियन कैलेंडर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वही चीज बताया गया। और गंगा सागर मेला जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फेयर है, मेला है ना। एंड लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट तो वो इंडिया का भी है, वर्ल्ड का भी है, दैट इज कुंभ मेला। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या कि कर्नाटका में जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसे पदयात्रा निकाली थी इन दी प्रोटेस्ट ऑफ के मेकदातु प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। कर्नाटका हाईकोर्ट में इशू पहुंच गया। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कांग्रेस को तो कुछ नहीं बोला, बट गवर्नमेंट को बोला। उन्होंने गवर्नमेंट को फटकार लगा, उन्होंने बोला कि भैया कोविड-19 था, आपने क्यों नहीं रोका उनकी पदयात्रा को? आपको रोकना चाहिए था, है ना। अब उसके बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, अब वो पॉलिटिकल रीजन है, देखो, क्योंकि कर्नाटका में चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, हर कोई चाहता है कि भाई मेकदातु प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए। तमिलनाडु अपोजिशन कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करें तो अगर गवर्नमेंट अपोजिशन को रोकती, पदयात्रा को रोकती, तो कर्नाटका के जो रेसिडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन लोगों के सामने एक इमेज बन जाती कि कर्नाटका की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि मेकेदातु प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, या मेकेदातु प्रोजेक्ट में कुछ प्रोग्रेस हो, इवन दो कोविड-19 लगा हुआ है, चाहे गवर्नमेंट के इंटेंशन भी अच्छे हो। लेकिन अगर एक 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 वैसी इमेज बन जाए तो फिर वोटर्स जो होते हैं शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। इसी के चलते वहां की गवर्नमेंट और वहां की अपोजिशन ने भी गवर्नमेंट को नहीं, वहां की गवर्नमेंट ने अपोजिशन को भी नहीं रोक पाई, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है कर्नाटका के लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर बैंगलोर में और बैंगलोर के आसपास जो वाटर स्कैसिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा है। इसी के चलते बैंगलोर में तो बहुत प्रॉब्लम है वाटर की। मूविंग फर्दर ऑन दी एडिटोरियल न्यूज, सो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, इट्स रिटन बाय द गौतम भाटिया, one of the youngest and good advocate, one of the best advocate in my opinion in the सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने हेट स्पीच से रिलेटेड लिखा है।
द सेकंड वन इट्स अबाउट द ट्रुथ डेफिसिट। अच्छा ये हैवी क्यों? क्योंकि गौतम भाटिया, अगर आपको याद हो, आधार का जो केस हुआ था, आधार केस, उसमें इन्होंने भी रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी वाला। ट्रुथ डेफिसिट ये वाला पढ़ेंगे। एंड द थर्ड वन इट्स अबाउट द रीपिंग इंडिया डेमोग्राफिक डिवाइडेड। ओके, एंड आई से दैट कि ये वाला ट्यूटोरियल जो है ये आपको खुद से पढ़ना है। इट्स अबाउट डेमोग्राफिक डिवाइडेड। तो बेसिकली डेमोग्राफिक डिवाइडेड है क्या? इजी है, बहुत इजी है। डेटा नहीं पढ़ना है, बट ये आइडियल खुद पढ़े। अगर इसमें कुछ समझाने का तो है, बट इसमें अगर कुछ डिफिकल्ट होता तो मैं आपको समझाता भी, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड बस यही बताता है कि इंडिया में हमें डेमोग्राफिक डिवाइडेड कैसे लेके आना है, मतलब इंडिया में हमें ह्यूमन पे कितना इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर हम ह्यूमन पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छा रिटर्न देता है। अब कैसे? अगर आप बच्चे की एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जैसे आपके फादर ने आप पे इन्वेस्ट ही किया, मतलब एक अपन टर्म लेके चलते हैं, आप पे इन्वेस्ट किया, आपके एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, आपकी स्कूलिंग पे इन्वेस्ट किया, आपके कॉलेज अभी कोचिंग पढ़ रहे हो आप, उस पे इन्वेस्ट किया। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि भैया इन फ्यूचर आप ज्यादा पैसा कमाओ, है ना? इसीलिए कर रहे हैं कि वो आपका फ्यूचर बन जाए। चाहते, अगर वो चाहते, आपके फादर चाहते या आप खुद चाहते, तो आप आफ्टर 14 भी पैसा कमा सकते थे, 200-300 रुपए आराम से मिल जाते। बट नहीं, आपने 200-300 रुपए तो नहीं कमाए। आप पे अभी भी इन्वेस्ट हो ही रहा है, इवन तो आप 18 के ऊपर हो। तो इस ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन भी, क्योंकि अगर आप 14 ईयर्स जब हो जाते हैं, बच्चे भी रहते, तो आप 200-300 रुपए कमाते। 21-22 के भी होते तो भी आप मैक्स टू मैक्स 1000 रुपए कमाते। उसके और बढ़ते तो 3000 रुपीज कमाते। लेकिन एक एज के बाद आपकी बॉडी काम करना नहीं कर पाती, बिकॉज ड्यू टू सम फिजिकल, जो हमारी बॉडी है, कि हम लोग जब ओल्डर होते जाते हैं तो हमारी हमारी जो फिजिक है वो वीक होती जाती है। ओके, लेकिन अभी आप पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो आप आगे चलकर 1 लाख रुपए भी कमाओगे, 50,000 रुपीज भी कमाओगे। भाई कुछ लोग होंगे 10-15 लाख रुपए भी कमाएंगे, जो भी बढ़ेगा, जो भी है। तो अब उससे दो तीन फायदे हैं। पहला, आप अपने घर पे पैसे दोगे। दूसरा, सरकार को पैसे दोगे। आप जो 1000 रुपए कमा रहे थे उस पर आप टैक्स नहीं दे रहे थे गवर्नमेंट को, लेकिन अब आप टैक्स देते हो। अगर 1 लाख रुपीज कमाओगे, 50,000 रुपीज कमाओगे, तो आप टैक्स दोगे टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में भी, डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में भी। तो ये होता है कि आप ह्यूमन पे इन्वेस्ट करो, जिससे इन फ्यूचर बहुत अच्छा रिटर्न दे। ठीक है? तो लॉयर्स बनोगे तो भैया पैसा कमाओगे, पैसा कमाओगे तो भाई सरकार को भी दोगे, घर पे भी दोगे। घर पे दोगे तो घर पे लोग खर्च करेंगे, खर्च आइटम्स पे करेंगे, आइटम्स पे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में आप पैसा खर्च करोगे, मार्केट पैसा खर्च करोगे तो इंडिया की इकॉनमी बढ़ेगी। तो ये है। इसीलिए ये बताया गया कि कैसे हमें, अभी इंडिया में देखा जाए वर्किंग एज बहुत ज्यादा है, बट पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इन्वेस्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करना है? हमें हमें ओल्डर एज की जो पॉपुलेशन है वो तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं और वो वर्केबल नहीं होते। इवन दो हम लोग ऐसा मानते हैं, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। भाई रतन टाटा की हम बात करो, रतन टाटा अभी भी काम करते हैं। उनकी अभी भी इतना है कि वो अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द ओल्डर एज के जो लोग हो जाते हैं उनसे हम काम नहीं करा सकते हैं, तो वो कैपिटल नहीं होते। बट हाँ, जो वर्केबल एज होती है, चाइल्ड होगी, आपके एडल्ट हो गए, एडल्टहुड, तो वहां पर ज्यादा आपके चांसेस होते हैं कि आप ज्यादा पैसा कमाओ। आपके पास कैपेसिटी होती है, आपके पास एज का एक एज होता है। और उसी चीज को लेकर ऑथर ने बोला कि अगर हम पॉपुलेशन को थोड़ा डिक्लाइन कर दें, मतलब फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज कर दें, तो पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी, लेकिन उस पॉपुलेशन कम होने से हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे अपने बच्चों के ऊपर, जिससे ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा बूस्टअप होगा। ये चीज बताया गया। यही चीज है डेमोग्राफ डिवाइड के बारे में, डिवाइडेड के बारे में। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस दी गौतम भाटिया वाला एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द हेट स्पीच। है क्या? देखो, यहां पर गौतम भाटिया ने सिंपल सी पहले तो ये वाला इंसिडेंट बताया कि ये जो हरिद्वार में इंसिडेंट हुआ था, उस हरिद्वार के इंसिडेंट की वजह से 12 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात पूछी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू दी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड उत्तराखंड कि आप हमें ये बताओ, आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया एक भी पर्सन को।
आपको करना चाहिए था, थी तो हेट स्पीच, आपने क्यों नहीं किया अरेस्ट? ठीक है। और यही चीज कोर्ट ने रीजन पूछा है टू दी स्टेट गवर्नमेंट एंड दी टू दी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसी चीज को लेकर ऑथर ने यहां पर एडिटोरियल लिखा। यहां पर ऑथर ने बोला कि देखो कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया में। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है वो अपन समझेंगे आगे चल के, बट उन्होंने एक चीज बोली, अगर हेट स्पीच को लेकर हमें पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी है या पब्लिक में बताना है कि हेट स्पीच के क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक लीगल और सोशल कंसेंसस होना चाहिए। तो ऑथर ने फिर उसका आंसर ये दिया कि हेट स्पीच होती क्यों है। सबसे पहले उन्होंने यही चीज लिखी कि हेट स्पीच कंडक्ट क्यों की जाती है। तो उसके बहुत सारे रीजन अपने भी डिस्कस किए थे। पहला रीजन के कल ही डिस्कस किया था कि हम लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, और दूसरा रीजन, मेन रीजन ये था कि हम लोग दूसरों की जो आइडियोलॉजीज है या दूसरों का जो कस्टम है, कल्चर है, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है। लेकिन एक और रीजन दो यहां पर ऑथर ने दिया है कि हेट स्पीच क्यों की जाती है, दैट्स अबाउट द एब्सेंस ऑफ लीगल एंड सोशल कंसेंसस। ये चीज उन्होंने बताई कि लीगल कंसेंसस और सोशल कंसेंसस के लैक की वजह से हेट स्पीच होती है। देन फिर आगे ऑथर ने बताया कि हेट स्पीच की वजह से ना वायलेंस होता है, और ऐसी कोई भी सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में नहीं बची जहां पर आपने हेट स्पीच दी या मतलब वायलेंस कंडक्ट कराया या आपने दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट वायलेंस इंसाइट करी, और वो सोसाइटी अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। सो देर इज नो सोसाइटी कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग व्हेन इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज नॉर्मलाइज एंड एंजॉय लीगल इंप्यूनिटी। ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हेट स्पीच की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन आगे ऑथर ने बताया कि देखो हेट स्पीच की वजह से ना वायलेंस नहीं होगा। हेट स्पीच की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रियल डेफिनेशन जो ऑथर ने बोली वो ये बोली, हेट स्पीच की वजह से होना क्या है। हेट स्पीच की वजह से एक ऐसा क्लाइमेट बन जाएगा, और ऐसे क्लाइमेट को एक स्ट्रेंथ मिलेगी जहां पर हम लोग प्रिजुडिस मतलब जो हमने सोच रखा है और उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी, और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी हम सोचते हैं भाई मुस्लिम खराब होता है, अगर ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे तो हमारे दिमाग में एक प्रेजुडिस बन जाएगा और उस प्रेजुडिस का स्ट्रेंथन हो जाएगा। अभी हम लोग बोलते हैं मुस्लिम खराब है, फिर हम लोग बोलेंगे मुस्लिम बहुत खराब है। अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे तो जब मेरे अंदर बन गया, तुम्हारे अंदर बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है, वी ऑल विल डू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी माइनॉरिटीज। तो ये हेट स्पीच का प्रॉब्लम है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपके यूरोप से। यूरोप में एक समय पे एंटी सेमिटिज्म होता था। एंटी सेमिटिज्म मतलब एंटी जूइश। सेमिट्स को मतलब जूइश बोलते हैं, यहूदी। एंटी सेमिटिज्म था यूरोप में एक समय। वो धीरे धीरे इवॉल्व होता गया और हॉलोकॉस्ट हुआ। उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनकी मास मर्डरिंग हुई, और उस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो यही ऑथर ने बताया कि देखो हेट स्पीच से कोई भी सोसाइटी बच नहीं पाती। अगर आप हेट स्पीच दे रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप प्रेजुडिस को स्ट्रेंथन कर रहे हो बिकॉज ऑफ द हेट स्पीच, तो जर्मनी इतना पावरफुल नेशन उस समय बहुत पावरफुल हुआ करता था। इवन यूएस भी उससे डरा करता था। एडोल्फ हिटलर जैसा इतना आपका स्ट्रांग लीडर वो सरवाइव नहीं कर पाया, तो हम लोग क्या ही सरवाइव करेंगे, या कोई भी सोसाइटी कैसे सरवाइव करेगी। ये चीज बताइए, नाजी इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, वो पूरा एक साथ आ गई थी, लेकिन इवन दो आपका वो लोग भी सरवाइव नहीं कर पाए, वो सोसाइटी भी सरवाइव नहीं कर पाई। ये चीज ऑथर ने बताया। फिर आगे ऑथर ने यही बोला है कि अगर हम हेट स्पीच को रियलिटी में देखें तो यही होता है कि देखा जाए तो हेट स्पीच एक स्पीच देने से किसी के अगेंस्ट प्रिजुडिस नहीं बनता, लेकिन ऐसे इवेंट्स अगर रेगुलरली होने लगे तो एक कल्चरल कॉमन सेंस बन जाता है। ठीक है। और जैसे कल्चरल कॉमन सेंस क्या था कि पहले यूरोप में क्या होता था कि जूइस को पहले बोलता था कि भाई जूइस आर वेरी सेल्फिश, फिर धीरे धीरे बोलने लगे कि जिनकी नोज थोड़ी सी टिल्ट होती है, मतलब सिक्स बनाती है, वो थोड़े से खराब होते हैं, लॉन्ग नोज होती है वो थोड़े से खराब होते हैं। फिर डायरेक्टली टारगेट होने लगे थे स्पीचेस में कि जूइस ये हैं फिर वो हैं, फिर जूइस का हॉलोकॉस्ट होने लगा, मास मर्डरिंग होने लगी उनकी। सो एक बेसिकली एक कल्चरल कॉमन सेंस बन जाता है, और उस कल्चरल कॉमन सेंस को ही हमें तोड़ना है। ये चीज ऑथर का कहना है। फिर हाँ, और जहां तक अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हरिद्वार में इवेंट हुआ, क्या वो हेट स्पीच थी कि नहीं थी। बहुत लोग बोलते भाई वो हेट स्पीच क्यों थी, वो तो बल्कि हम तो अपने रिलीजन के डिफेंड की बात कर रहे थे। हमने ये तो नहीं बोला कि हम सारे मुस्लिम्स को मार देंगे,
हमने ये तो नहीं बोला, हमने बोला कि हम अपने धर्म को बचाएंगे। लेकिन जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, और जिन कंट्रीज ने हेट स्पीच को डिफाइन किया है एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने बोला है कि सारी स्पीचेस सारी स्पीचेस अगर वायलेंस को इंसाइट करती हैं और डिस्क्रिमिनेशन फैलाती हैं तो वो हेट स्पीच में आता है, एक्सेप्ट आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। अगर वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन है तो वो आपका हेट स्पीच में कॉन्स्टिट्यूट होता है, और हरिद्वार में वही हुआ। हरिद्वार में वायलेंस इंसाइट करने की बात की गई थी, डिस्क्रिमिनेशन बात करने की बात की गई थी कि हम लोग हिंदू सुपीरियर हैं, माइनॉरिटीज को हमें हटाना है, उनको सेलिब्रेट करने नहीं देना उनका फेस्टिवल। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। तो हेट स्पीच में कॉन्स्टिट्यूट होगा। अब ऑथर ने राइज किया, ऑथर ने 3 प्रॉब्लम्स बताए कि इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो ऑथर ने बोला, और जो है भी, कि भाई लॉ हमारे इंडिया में है ही नहीं हेट स्पीच को लेकर। हम लोग बोलते हैं भाई सेक्शन 295 ए, सेक्शन 295 ए क्या है? इट्स अबाउट दी कि अगर आप ब्लेस्फेमी ब्लेस्फेमी इट्स अबाउट दी ब्लेस्फेमी, मतलब आप दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हो। फिर एक और लॉ है सेक्शन 153 कैपिटल ए, इट्स अबाउट दी टू टू जनरेट या फिर टू ब्रिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस। लेकिन ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते हेट स्पीच से रिलेटेड। हेट स्पीच डिफरेंट है। हेट स्पीच में आप लोगों को टारगेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, और ब्लेस्फेमी हो गया आपका, अगर एनिमिटी बिटवीन टू क्लासेस हो गया, ये आप आइडेंटिटी बेस पे टारगेट नहीं कर रहे हो उनको। तो हमारे इंडिया में लॉ ही पूरे तरीके से नहीं है जो हेट स्पीच को प्रोसिक्यूट कर सके। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम जो ऑथर ने बताया, सेकंड प्रॉब्लम जो ऑथर ने यहां पर रेज किया, उन्होंने यही बोला गया कि जब हम यूरोप की बात करते हैं तो एंटी सेमिटिज्म था, और एंटी सेमिटिज्म में हम लोग पहले क्या बोलते थे? पहले क्या हम लोग जो अपने हमने अभी डिस्कस किया था एंटी सेमिटिज्म में, इवेंट्स होते थे कि पहले हम लोग जूस को डायरेक्टली नहीं प्रोनाउंस करते कि जूस खराब है, फिर धीरे धीरे हमने करना स्टार्ट कर दिया। तो वही ऑथर का कहना है कि अभी हम लोगों का जो नेचर है वो यही है कि हम लोग एक इवेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं भाई इतना खराब तो नहीं था, फिर दूसरा इवेंट होता है भाई इतना खराब तो नहीं था, फिर धीरे धीरे जो चीजें हैं ना वो धीरे धीरे चेंज होती जाती हैं और एक्सट्रीम होती जाती हैं। तो इंडिया में हम लोग पहले ही स्टेप पे उसको रोकते नहीं है, हम लोग उस इवेंट्स को एक्सट्रीम होने तक फिर हम लोग की नजर पड़ती है, लोगों की नजर पड़ती है, ये चीज बताएगी। ये चीज बोला गया। तो जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी डॉग विसिल पे हैं। डॉग विसिल मतलब अगर आप इनडायरेक्ट हेट स्पीच दे रहे हो, लेकिन फिर एंटी यूरोप में भी ऐसे ही हुआ था, यूरोप में भी ऐसे इवेंट हुए थे कि पहले डायरेक्टली आप ज्यूस को टारगेट नहीं करते, इनडायरेक्टली टारगेट करते थे। जिसको इनडायरेक्टली स्पीच देना, हेट स्पीच देना, इट्स अ डॉग विसिल, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे फिर हम लोग, फिर हिटलर पब्लिकली जूस बोलने लगे थे। तो जो पहले डॉग विसिल होती थी उसमें सिर्फ जो स्पीकर था और जो लिसनर्स थे उनको पता होता था आप किस बारे में बोल रहे हो, आम जनता को नहीं पता होता था। लेकिन वो धीरे धीरे इवॉल्व होती गई चीजें, क्योंकि आपने उस स्पीकर को प्रमोट किया, आपने उस स्पीकर को कॉन्फिडेंस दिया कि आप खुल के बोल सकते हो, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इंडिया में ये सेकंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम, और सबसे जो मेजर प्रॉब्लम जो ऑथर कही यहां पर है, कि इंडिया में कोई सोशल कंसेंसस नहीं है। हम लोग चाय की दुकान पे बैठकर ये बोल देंगे कि ये जो हरिद्वार में इंसिडेंट हुआ वो खराब है, लेकिन हम कभी ना कभी और कहीं ना कहीं अपनी कन्वर्सेशन में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फैलाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये ऑथर का कहना है। और ऐसा होता भी है। मतलब आप, वही बात, मतलब एक जगह मैंने सुना था, जैसे कि आपने बोला कि भाई ये जो चाइल्ड लेबर होता है ना, जो भी चाइल्ड लेबर करते हैं उन सबको प्रोसिक्यूट कर देना चाहिए, और चाय की दुकान पे आप छोटू को देख रहे हो, छोटू को ऑर्डर कर रहे हो क्या मुझे चाय पिला दो। तो यही इंडिया में होता है कि सोशल कंसेंसस नहीं है। हमारी सोशल जो कन्वर्सेशन है, उस सोशल कन्वर्सेशन में हम लोग उस स्पीच को, अ, हमारा इंटेंशन खराब नहीं होता, बट हम उस स्पीच को वो हेट स्पीच में कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो हमें नहीं पता। तो एक सोशल कंसेंसस और सोशल कन्वर्सेशन को हमें चेंज करने की जरूरत है। ये चीज यहां पर ऑथर ने बताई। Moving further towards the next editorial, that's about the trust deficit, and this editorial is about the कि recently हमारे इंडिया में जो कंपटीशन वॉचडॉग है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है अगेंस्ट गूगल। अब क्यों करी? क्योंकि बहुत सारे जो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स हैं, और ये यूरोप में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था,
ऑस्ट्रेलिया में जो इवेंट हुआ था ना वो बहुत हाइप हो गया था। होता क्या था, कंसर्न क्या है वो समझ लो, इशू क्या है, फिर अब तुम्हें इवेंट सारे आराम से समझ में आ जाएंगे। द थिंग इज, जब हम गूगल की बात करते हैं, गूगल इज अ सर्च इंजन। आपको कोई न्यूज न्यूज सर्च करनी होती है, आप कहां जाते हो? गूगल पे जाते हो, ठीक है। लेकिन गूगल की खुद की कोई ऑथेंटिक वेबसाइट तो नहीं है, गूगल न्यूज ऐसा कुछ करके तो है नहीं, है भी लेकिन इतने लोग ज्यादा रेफर नहीं करते। अगर मुझे कोई न्यूज देखनी है तो मैं कहां जाऊंगा? मैंने गूगल पे सर्च किया कि भाई व्हाट इज हैपनिंग इन दी व्हाट आर दी ओपिनियन पोल्स ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली 2022। मुझे ये देखना है, ओपिनियन पोल देखना है कि भाई 2022 में क्या ओपिनियन बन रहा है लोगों का और क्या ओपिनियन पोल्स है, किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है। तो क्या गूगल ने सर्वे किया? नहीं। कोई जर्नलिस्ट गया होगा, कोई मीडिया हाउस गया होगा, कोई न्यूज एजेंसी गई होगी, उसने सर्वे कंडक्ट कराया होगा। लेकिन हम लोग उस चीज को क्रेडिट नहीं देते। हम लोग क्रेडिट किसको देते हैं? गूगल को। ओपिनियन पोल आपने कहां देखा? गूगल पे देखा। लेकिन आपने जो न्यूज एजेंसी ने जो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे सर्वे किया, आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया। तो इसी चीज को लेकर क्लैश हो रहा है किसके बीच में? जो न्यूज एजेंसीज हैं एंड जो सोशल मीडिया कंपनीज है, गूगल। सिंपल सी बात, डायरेक्टली हम गूगल बोलेंगे। और इसी चीज को लेकर गूगल में इन्वेस्टिगेशन होगी अबाउट दी कि उन्होंने एंटी ट्रस्ट लॉ को ब्रीच किया है ना। सो अब न्यूज पब्लिशर्स का कंसर्न क्या है? उनका कंसर्न ये है कि देखो, अगर ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे, अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी, तो देखो हम लोगों को रोक नहीं सकते। हम लोगों को नहीं बोल सकते कि भाई नहीं नहीं नहीं, आप गूगल पे मत सर्च करो, आप हमारी वेबसाइट पे आके सर्च करो, या हम गूगल में पब्लिश करना बंद तो नहीं कर देंगे। तो ऐसे तो नुकसान हमारी कंपनी का हो जाएगा। और हम दूसरों को कैसे रोक सकते हैं उनके राइट से कि आप गूगल पे नहीं जा सकते, है ना। लेकिन गूगल हमें उस चीज का प्रॉफिट तो दे सकता है, गूगल हमें उस चीज का रिकॉग्निशन तो दे सकता है, प्रॉफिट तो दे सकता है। और गूगल ऐसा करता नहीं है, गूगल प्रॉफिट नहीं देता। तो ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं, जो सर्वे करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो रियल ग्राउंड लेवल की जर्नलिज्म करते हैं, उनको न्यूज एजेंसी को, उनको बेसिकली सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे तो इंडिया में जर्नलिज्म एक तरीके से खत्म हो जाएगी। और ऐसा इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, यूरोप में भी हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उस चीज पर लॉ बना लिया है कि भाई गूगल को, जो मतलब जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनको कैसे प्रॉफिट देना है, कैसे रिकॉग्निशन देना है, कैसे पैसा देना है न्यूज एजेंसी को, अगर वो उनकी न्यूज पब्लिश करते हैं अपने 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 सर्च इंजन पर। तो ऑथर का ये कहना है कि देखो, ऑस्ट्रेलिया एक एक्सेप्शन था। अब इंडिया एक्सेप्शन हो सकता है कि नहीं वो हमें नहीं पता, है ना। तो वही चीज ऑथर ने आगे चल के यही बोली है कि जो इम्बेलेंस क्रिएट हो रखा है पावर और डिनायल ऑफ फेयर शेयर ऑफ रेवेन्यूज के बीच में, उसी को लेकर जो वॉच डॉग है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्वेस्टिगेट करेगा गूगल में। एंड बताया कि जो करंट इन्वेस्टिगेशन है इंडिया में, वो यही पता करने में है कि जो पब्लिशर्स की फाइंडिंग है, एग्जिस्टिंग फाइंडिंग है, उसमें उनको क्या रिलीफ मिलती है। मूविंग फर्दर, सो ये आपको एडियल खुद से पढ़ना है टुवर्ड्स दी नेशनल न्यूज। सो व्हाट हैपन, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने, उनका यही कहना है कि अभी भी ईस्टर्न लद्दाख में थ्रेट बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ, अभी भी थ्रेट है। मतलब इंडिया और चाइना का जो है क्लैश है, बॉर्डर क्लैश है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो इसरो के अब जो नई चीफ होंगे, नई चेयरमैन कौन बना? एस सोमनाथ। सो मैकेनिकल इंजीनियर, यूजी, एमटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। अब वो एस सोमनाथ जो है वो नए इसरो के चेयरमैन होंगे, ठीक है। एंड एक चीज और नोट डाउन कर लेना कि अभी जो है, अभी वो डायरेक्टर थे विक्रम भाई साराभाई सेंटर के, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के, दोनों के डायरेक्टर थे वो। मूविंग फर्दर, सो असम और मेघालय के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, और वो बॉर्डर डिस्प्यूट 12 एरियाज के बीच में है। तो जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने बोला है कि ऑन 21 ऑफ मार्च हम लोग 6 एरियाज को लेकर डिस्प्यूट रिजॉल्व करा देंगे असम और मेघालय स्टेट में। ये चीज उन्होंने श्योर करी है। और धीरे धीरे फिर जो रिमेनिंग 6 है उनमें भी डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा। सो एम के स्टैलिन, उन्होंने कल मुलाकात करी आपके यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया से, और सिंपल सी बात उन्होंने बोली कि भाई मेडिकल कॉलेज जो है, स्टेट फुली स्टेट फंडेड मेडिकल कॉलेजेस, उसमें से ऑल इंडिया कोटा अबॉलिश कर दो आप। उसमें आपको ऑल इंडिया कोटा लगाने की जरूरत है ही नहीं।
जब फुली स्टेट फंडेड है वो तो अब आप स्टेट फुली स्टेट फंडेड मेडिकल कॉलेज से आप ऑल इंडिया कोटा जो है अबॉलिश कर दीजिए। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो इंडिया में कल अराउंड 2.41 लाख केसेस निकले कोविड 19 के एंड 372 टोटल डेथ्स हुई हैं कोविड 19 से। सो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है सारी स्टेट्स को कि वो इंश्योर करें कि उनके स्टेट में ऑक्सीजन है कि नहीं। ये चीज उन्होंने उन स्टेट को डायरेक्शन दिया है कि भैया आप इंश्योर कर लीजिए कि आपके स्टेट में ऑक्सीजन है कि नहीं, अभी से बता दो। हो सकता है कि थोड़ी सिचुएशन जो है वो वर्स हो जाए। मूविंग फर्दर, सो मनोज मुकुंद नरवाने ने बोला है कि भाई जो एसआईटी की रिपोर्ट आई थी अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द नागालैंड, उसकी रिपोर्ट जो है वो बहुत जल्द बहुत जल्द जो है वो आने वाली है एंड ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट मिल चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अश्योर किया कि हम लोग बहुत जल्दी उस रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे। मूविंग फर्दर, सो कल बेसिकली नाटो रशिया काउंसिल टॉक्स हुई थी इन जर्मनी ब्रुसेल, सॉरी इन बेल्जियम ब्रुसेल, एंड इट्स अबाउट दी कि यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन में जो क्राइसिस हो रहे हैं। सो नाटो का सिंपल सा कहना है कि रशिया की जो डिमांड है कि जो अलायंस है, नेटो अलायंस है, वो ईस्टर्न कंट्री मतलब यूक्रेन को डिफेंड ना करे, उस उस डिमांड को हम नहीं मान सकते। उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, रशिया से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि भाई अच्छा वो यूक्रेन के अगेंस्ट कुछ भी करे और हम शांत बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो यूक्रेन के अगेंस्ट कोई रिजिड स्टेप लेता है तो हमें भी रिजिड स्टेप लेना पड़ेगा रशिया के अगेंस्ट फॉर डिफेंडिंग दी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री दैट इज यूक्रेन। ये चीज सिंपल सी बात नॉटो ने बोल दी है टू दी इन दी नेटो रशिया काउंसिल में। मूविंग फर्दर, सो डब्ल्यूएचओ ने सिंपल सी बात बोली है कि भाई जिन जिन लोग अनवैक्सीनेटेड है उनको ज्यादा रिस्क है कि उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट हो जाए, और ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है उन लोगों के ऊपर दोज हु आर अनवैक्सीनेटेड। सिंपल सी बात उन्होंने बोली है। इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।